बम्बई इंडिया का इकलौता ऐसा शहर जिसने जितनी तरक्की और प्रगति देखी है उससे भी कहीं ज्यादा तबाही और बर्बादी देखी है। बम्बई को सपनों का शहर भी कहा जाता है। हर साल, हर महीने, बल्कि हर दिन यहाँ हजारों लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। देश के सबसे बेहतरीन सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन भी इसी शहर में रहा करते हैं। देश की सबसे बेहतरीन फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड भी इसी शहर की देन है। बॉलीवुड में हर साल लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार फिल्मों से किया जाता है। बम्बई के बड़े बड़े व्यापारी फिल्मों में पैसा लगाकर हर साल करोड़ों रुपयों की कमाई करते हैं। लेकिन दूसरों की कामयाबी से अगर कोई है जिसने सबसे ज्यादा फायदा उठाया है तो वो है बम्बई का अंडरवर्ल्ड। जैसे हाजी मस्तान, करीम लाला, छोटा शकील, छोटा राजन, वर्द राजा, मनिया सुरवे, माया डोलास और अबू सलीम। इन सभी का कहर बम्बई शहर ने देखा है। 90 के दशक में बम्बई की हर गली में इनका सिक्का चला करता था। बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, क्रिकेटर्स, होटल ओनर्स और म्यूजिशियंस, हर किसी को इनके मुताबिक चलना पड़ता था। यानी ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां अंडरवर्ल्ड की दखल नहीं थी। मतलब हर वो चीज जिसमें भरपूर पैसा था वो सब अंडरवर्ल्ड के अंडर में था। ऐसा कोई अपराध नहीं बचा जो अंडरवर्ल्ड के जरिए बम्बई में नहीं किया गया। यानी चोरी, डकैती, किडनैपिंग, वसूली, मर्डर, स्मगलिंग, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी हीरोइन को जबरदस्ती उठाकर ले जाना और उन्हें डरा धमकाकर उनका रेप कर देना, ये सब अंडरवर्ल्ड के लिए एक मामूली काम था। हर दिन शूट आउट, गैंग वॉर और किडनैपिंग, ये सब तो अपने पीक पर थे। 12 मार्च 1993 और दिन था फ्राइडे, जिसे पूरा बम्बई आज ब्लैक फ्राइडे के नाम से जानता है। इस दिन बम्बई के 12 अलग अलग जगहों में भयानक बम ब्लास्ट हुआ था और ये इतना खतरनाक था जिसमें 257 लोगों की जान चली गई थी और हजारों लोग इसमें बुरी तरह जख्मी हो गए थे। बम ब्लास्ट बेशक बम्बई में हुआ था मगर दहशत पूरे देश में फैल गई थी। दिन दहाड़े हुए इस बम ब्लास्ट में बेवजह बेगुनाह लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और जब इस बम ब्लास्ट की पुलिस छानबीन हुई तो सबसे पहले जिस शख्स का नाम सामने आया वो था अंडरवर्ल्ड का डॉन दाऊद इब्राहिम। मगर ज्यादा बात तब बिगड़ गई जब इस बम ब्लास्ट में एक और नाम सामने आया और वो नाम था मशहूर एक्टर सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त का। यानी देश को पहली बार ये पता चला कि बॉलीवुड का संबंध अंडरवर्ल्ड के साथ है और संजय दत्त मशहूर सेलिब्रिटी सुनील दत्त के बेटे थे, इसलिए लोगों का गुस्सा फूटना तो लाजमी था। मगर क्या था ये पूरा मामला? आखिर ये बम ब्लास्ट बम्बई में करवाए ही क्यों गए? क्यों सेलिब्रिटीज के संबंध अंडरवर्ल्ड के साथ हुआ करते थे? और ऐसा क्या हुआ कि जिन सेलिब्रिटीज की अंडरवर्ल्ड के साथ दोस्ती हुआ करती थी अचानक वही दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदल गई? क्यों टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या अंडरवर्ल्ड के जरिए करवा दी गई? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आज मैं आपको बम्बई में अंडरवर्ल्ड के शुरू होने से लेकर अंडरवर्ल्ड के खत्म होने तक की कहानी बताने वाला हूँ। तो दिल थाम कर बैठिए और इस वीडियो को ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आपको अपना जवाब कमेंट करके बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की जब बम्बई में अंडरवर्ल्ड की नींव रखी गई। दरअसल बम्बई में अंडरवर्ल्ड की शुरुआत देश की आजादी के बाद से ही शुरू हो गई थी। 1947 में जब अंग्रेज भारत को पूरी तरह लूटकर और खोखला करके चले गए, उस वक्त देश में ना तो इतना पैसा था और ना ही कानून व्यवस्था इतनी मजबूत थी। देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उस वक्त गवर्नमेंट के पास ही इतना पैसा नहीं था तो आम जनता की तो बात ही क्या करनी। उसी दौर में 3 लोग सामने आए जिन्होंने बम्बई में अंडरवर्ल्ड की शुरुआत की। पहला था वर्द राजा, जो कि बम्बई और पूरे महाराष्ट्र में दारू की स्मगलिंग किया करता था। उस वक्त भी दारू की डिमांड बहुत ज्यादा हुआ करती थी। वर्दराज ने दारू की स्मगलिंग करके खूब पैसा कमाया और कई छोटे मोटे स्मगलर अपनी गैंग में शामिल कर लिए। दूसरा नाम था करीम लाला का। करीम लाला बहुत डेयरिंग वाला माना जाता था। वो बम्बई के उन व्यापारियों के लिए काम करता था जो छोटे मोटे व्यापारियों को भारी भरकम ब्याज पर पैसे दिया करते थे और उन कर्जदारों से कर्जा वसूलने की जिम्मेदारी करीम लाला की थी। और इसके अलावा भी किडनैपिंग और हफ्ता वसूली जैसे काम करीम लाला करता था। और तीसरा सबसे मशहूर डॉन था हाजी मस्तान। हाजी मस्तान बचपन से ही बम्बई के डॉक पर काम करता था, इसलिए उसे ट्रांसपोर्ट की अच्छी खासी जानकारी थी। इसी जानकारी का फायदा उठाते हुए हाजी मस्तान ने सोने की स्मगलिंग करना शुरू कर दिया। हाजी दुबई से बेहद सस्ता सोना मंगवाकर बम्बई के व्यापारियों को बेचा करता था, जिसमें उसकी अंधी कमाई होती थी। ये तीनों ही डॉन पीसफुली तरीके से अपना अपना धंधा किया करते थे, मगर ये किसी तरह का कोई खून खराबा कभी नहीं करते थे। इनके काम और एरिया
आपस में बटे हुए थे और ये आपस में दोस्तों की तरह रहा करते थे। इन तीनों की पहुंच भी काफी ऊपर तक थी और बम्बई के कई बड़े बड़े अधिकारी और पॉलिटिशियन से इनके काफी अच्छे संबंध थे। ये कोई खून खराबा कभी नहीं करते थे, इसलिए पुलिस भी इनको परेशान नहीं करती थी। कुल मिलाकर सभी की अच्छी खासी कमाई होती थी। बम्बई में फिल्म इंडस्ट्री भी धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, मगर फिल्म इंडस्ट्री को पैसों की बहुत दिक्कत हुआ करती थी। उस वक्त आरबीआई भी फिल्मों में पैसा लगाने को बहुत रिस्की मानता था, इसलिए बैंक से भी फिल्म इंडस्ट्री को लोन नहीं मिल पाता था। और कुछ व्यापारी थे जो फिल्मों में पैसा लगाने को तैयार तो हो जाते थे, मगर बहुत भारी भरकम ब्याज वसूलते थे। बॉलीवुड को फंडिंग की बहुत दिक्कत आया करती थी। उस वक्त दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद, सुनील दत्त, मधुबाला और भी कई बड़े सितारे थे जो फिल्मों में एक बड़ा नाम बन चुके थे। हाजी मस्तान को इनकी फिल्में बहुत पसंद हुआ करती थी। उसे फिल्में देखना और फिल्मी सितारों से मिलने का बड़ा शौक था। हाजी मस्तान सोने की स्मगलिंग करते करते बहुत अमीर बन चुका था। बॉलीवुड की फंडिंग प्रॉब्लम को देखते हुए और फिल्मों के प्रति बेहद लगाव होने के कारण हाजी मस्तान फिल्मों में अपना पैसा लगाने को तैयार हो गया और उस वक्त काफी सारी फिल्मों में हाजी मस्तान ने पैसा लगाया। जब फिल्म कामयाब हो जाती तब हाजी मस्तान को भी मुनाफे का हिस्सा दिया जाता था। इसी तरह हाजी मस्तान के संबंध फिल्मी दुनिया से बेहद अच्छे हो गए। वो अक्सर फिल्मी सितारों जैसे दिलीप कुमार, राज कपूर, धर्मेंद्र, सुनील दत्त और फिरोज खान जैसे बड़े कलाकारों को अपनी पार्टी में बुलाया करता था और इस तरह उसकी बॉलीवुड में बहुत अच्छी पकड़ बन गई। हाजी मस्तान मधुबाला का बहुत बड़ा फैन था, इसलिए उसने मधुबाला के जैसे ही दिखने वाली लड़की से शादी की जिसका नाम सोनम मस्तान था। हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराज ये तीनों डॉन बेशक थे, मगर वो पब्लिकली कभी कोई खून खराबा नहीं करते थे। ये हमेशा से ही अपने आप को एक व्यापारी बताया करते थे। वो बात अलग है कि ये जो भी व्यापार करते थे वो सारे व्यापार गैर कानूनी होते थे, मगर फिर भी इन्हें पुलिस और पॉलिटिशियन से पूरा सपोर्ट मिलता था, क्योंकि ये जो भी पैसा कमाते थे उसका एक बड़ा हिस्सा पुलिस और बड़े बड़े अधिकारियों को पहुंचाया जाता था। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री में भी इनका पैसा लगता था, इसलिए बॉलीवुड से भी इनकी अच्छी खासी दोस्ती थी। इसी तरह कई सालों तक चलता रहा। फिर वक्त आया साल 80s का, जब इन तीनों का साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। इनकी इन्हीं कमजोरी का फायदा उठाने अचानक सामने आया दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम बचपन से ही हाजी मस्तान के गैंग में काम किया करता था और उसे इंतजार था कि कब अंडरवर्ल्ड की कमान वो अपने हाथ में लेगा और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉन बनेगा। 80 के दशक में उसे ये मौका आखिर मिल ही गया। उसने अपनी खुद की एक गैंग बनाई जिसमें उसका बड़ा भाई साबिर इब्राहिम भी शामिल था। सबसे पहले दाऊद करीम लाला के गैंग, जिसे पठान गैंग कहा जाता था, उसे धीरे धीरे खत्म करने लगा। दाऊद ने पुलिस को भी अपने साथ मिला लिया। दरअसल पुलिस भी पठान गैंग को पूरी तरह खत्म करना चाहती थी, इसलिए पुलिस ने दाऊद से हाथ मिला लिया। पठान गैंग ने ही मनिया सुरवे जैसे डॉन को साथ मिलाकर दाऊद के बड़े भाई साबिर इब्राहिम की हत्या कर दी थी। इसके बाद दाऊद और भी ज्यादा खूंखार बन गया। फिर पुलिस और दाऊद की गैंग ने मिलकर पूरे पठान गैंग को जड़ से खत्म कर दिया। इसके बाद पूरे बम्बई पर दाऊद का कब्जा हो गया। वो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनना चाहता था, इसलिए उसने डर का माहौल बनाना शुरू किया। वो क्रिकेट में भी सट्टा लगाता था। क्रिकेट जैसे बड़े खेल में भी उसकी पूरी दखल थी। इसके अलावा वो फिल्म इंडस्ट्री पर भी पूरी तरह कब्जा कर चुका था। किस फिल्म में कौन काम करेगा और किसको बाहर निकाला जाएगा, ये सब अंडरवर्ल्ड ही तय करने लगा। पूरा बॉलीवुड दाऊद के खौफ के साए में जीने लगा। 90 के दशक में दाऊद का खौफ अपने चरम पर था। वो मुंबई के बड़े बड़े व्यापारी और सेलिब्रिटी से करोड़ों रुपए की फिरौती मांगता और जो भी फिरौती देने से इनकार करता उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। जिस फिल्म में दाऊद का पैसा लगता था उस फिल्म का हीरो कौन होगा, हीरोइन कौन होगी और फिल्म को डायरेक्ट कौन करेगा, ये सब दाऊद की डी कंपनी ही डिसाइड करती थी और किसी की मजाल नहीं थी कि दाऊद की फिल्म में काम करने से मना कर दे। साल 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, इस वक्त पाकिस्तान में आईएसआई बहुत पनप रहा था। दाऊद के भी संबंध आईएसआई के साथ थे। बाबरी मस्जिद गिराने के बाद दाऊद को आईएसआई की तरफ से बम्बई में बम ब्लास्ट करने के लिए प्रेशर आने लगा। आईएसआई और मुस्लिम कम्युनिटी बाबरी मस्जिद गिराने का बदला लेना चाहते थे, इसलिए आईएसआई ने बम्बई में बम धमाके करने का प्लान बनाया, जिसमें उनकी मदद दाऊद इब्राहिम ने की थी। दाऊद उस वक्त दुबई भाग चुका था, मगर बम्बई शहर पर उसकी पूरी पकड़ थी। 12 मार्च 1993 में बम्बई के 12 जगहों पर बम धमाके किए गए, जिसमें 257 लोगों की जान चली गई
और हजारों लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। ये धमाके बम्बई के सीने पर एक बड़ा घाव था। इस धमाके के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक नाम बड़ा हैरान कर देने वाला सामने आया, जो था बॉलीवुड स्टार संजय दत्त का। दरअसल संजय दत्त ने उन RDX को अपने घर में छुपाया था, जिस RDX का इस्तेमाल बम्बई बम धमाके में किया गया था। ये RDX पाकिस्तान से बम्बई उन्हीं रास्तों से पहुंचाए गए जिन रास्तों से ड्रग्स और स्मगलिंग का सारा सामान आता जाता था। जैसे ही संजय दत्त का नाम सामने आया, बम्बई की पब्लिक भड़क गई, क्योंकि संजय दत्त मशहूर सेलिब्रिटी सुनील दत्त के बेटे थे और सुनील दत्त बड़े एक्टर होने के साथ साथ कांग्रेस के एक बड़े नेता भी थे। पब्लिक का कहना था कि जिस सुनील दत्त और संजय दत्त को हमने बनाया है, जिनकी फिल्में देख देख कर हमने उन्हें सुपरस्टार बनाया है और वोट दे देकर सुनील दत्त को मंत्री बनाया है, उन्होंने ही बम्बई की पीठ पर छुरा घोंपा है। सुनील दत्त के घर पर पब्लिक ने कई बार पत्थरबाजी की। उस समय महाराष्ट्र में कई कट्टर हिंदू पार्टियां थी जो भड़क उठी। संजय दत्त और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। ये बात अलग है कि इस पूरे मामले में सुनील दत्त का कोई दोष नहीं था। सुनील दत्त ने खुद अपने बेटे संजय दत्त को पुलिस के हवाले कर दिया और संजय दत्त के ऊपर देश के साथ गद्दारी करने जैसी कई गंभीर धाराएं लगाई गई। इसके बाद संजय दत्त को जेल भेज दिया गया। इस बम ब्लास्ट में जितने भी नाम सामने आए, उन सभी की गिरफ्तारी हो गई, सिवाय दाऊद इब्राहिम के, जो इस बम ब्लास्ट का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था। वो बम धमाके से पहले ही दुबई भाग चुका था और बम्बई पुलिस कभी भी दाऊद को पकड़ने में सफल ना हो सकी। बम ब्लास्ट के बाद भी दाऊद बड़े आराम से बम्बई में अपनी गैंग चलाता रहा। बम ब्लास्ट के बाद उसकी दहशत और ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो अब सिर्फ एक डॉन नहीं था, बल्कि एक नामी गिरामी टेररिस्ट बन चुका था। हर दिन बम्बई में शूट आउट, किडनैपिंग, मर्डर, रेप और वसूली दिन दहाड़े चलती रहती थी। बॉलीवुड भी दाऊद से बेहद परेशान था। वो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर और प्रोड्यूसर से जान से मारने की धमकी देकर फिरौती लेने लगा। टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार को भी दाऊद के आदमी अबू सलीम ने कॉल करके 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी, मगर गुलशन कुमार ने रुपये देने से साफ इनकार कर दिया। अबू सलीम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि अंडरवर्ल्ड को ना सुनने की आदत नहीं थी। इसके बाद एक दिन 12 अगस्त 1997 की सुबह जब गुलशन कुमार मंदिर में पूजा करने शिव मंदिर गए, तब पहले से वहां इंतजार कर रहे 3 शूटर ने 16 राउंड गोलियां चलाकर गुलशन कुमार की हत्या कर दी। गुलशन कुमार की हत्या के बाद पूरा बॉलीवुड सन्न रह गया। बॉलीवुड के कई सितारों को दाऊद की तरफ से धमकियां आने लगी। एक बार राकेश रोशन को भी फिरौती का कॉल आया, मगर राकेश रोशन ने भी फिरौती देने से इनकार कर दिया। तब राकेश पर भी किसी अनजान शूटर ने 2 गोलियां चलाई, मगर राकेश रोशन की किस्मत अच्छी थी कि उनकी जान बच गई। ऋषि कपूर, अनिल कपूर, सलमान खान, मोनिका बेदी, ममता कुलकर्णी, संजय दत्त और मंदाकिनी, बताया जाता है कि इन सभी की दोस्ती दाऊद इब्राहिम के साथ थी। इन्हें दाऊद के साथ कई बार फोटोज में भी देखा गया था। जो सेलिब्रिटी दाऊद के कहने पर चलता था, बस वही सुरक्षित रहता था, और जो दाऊद का कहना नहीं मानता था, उसे बॉलीवुड से ही गायब कर दिया जाता था। एक बार वीराना फिल्म की हीरोइन जास्मिन को भी अंडरवर्ल्ड से कॉल आने लगे। दाऊद ने उसे उठाकर ले जाने की धमकी दी थी। जब जास्मिन मुंबई पुलिस के पास गई, तब पुलिस ने जास्मिन की कोई मदद नहीं की। इसके कुछ ही दिनों बाद जास्मिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। न वो किसी फिल्म में कभी नजर आई और न ही बम्बई शहर में। जास्मिन का क्या हुआ ये कभी पता ही नहीं चल पाया। किसी ने कहा कि जास्मिन अंडरवर्ल्ड से परेशान होकर अमेरिका चली गई और वहीं सेटल हो गई, मगर हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। ऐसी ही तमाम लड़कियां बॉलीवुड और बम्बई से गायब कर दी गई जिन पर दाऊद की नजर थी, और उन्हें ढूंढने की कोशिश भी कभी किसी ने नहीं की। बम्बई का हर व्यापारी, सेलिब्रिटी, यहाँ तक कि आम जनता भी दाऊद के खौफ के सामने बेबस थी। बम्बई की हर गली, हर नुक्कड़ पर अपराध पनपने लगा। उसके बाद बम्बई की कई हिंदू कट्टर पार्टियों ने पूरे महाराष्ट्र से अंडरवर्ल्ड को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया। उस वक्त शिवसेना के अध्यक्ष बाल ठाकरे ने बम्बई और पूरे महाराष्ट्र को आश्वासन दिया कि वो अंडरवर्ल्ड का खात्मा करके ही दम लेंगे। साल 1995 में गोपीनाथ मुंडे, जो कि महाराष्ट्र के सीएम थे, उन्होंने बम्बई पुलिस को फ्री हैंड दे दिया, चाहे जो करना पड़े, लेकिन पूरे बम्बई शहर की सफाई होनी चाहिए। अंडरवर्ल्ड को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस की कई टीम तैयार की गई और बम्बई पुलिस ने अंधाधुंध कई एनकाउंटर किए। सरेआम बम्बई में शूट आउट होने लगे और बम्बई के हर छोटे बड़े अपराधी जिनका संबंध अंडरवर्ल्ड के साथ था, पुलिस ने बिना कोई केस चलाए सीधा एनकाउंटर करके पूरे बम्बई शहर का सफाया कर दिया। साल 2000 तक बम्बई में अंडरवर्ल्ड अपने चरम पर था, लेकिन साल 2005 आते आते
बम्बई में अंडरवर्ल्ड 90% से भी ज्यादा खत्म हो गया। साल 2016 में बम्बई पुलिस ने सिर्फ 2 ही ऐसे लोगों को पकड़ा जिनका संबंध अंडरवर्ल्ड से था। 2016 के बाद से अब बम्बई में अंडरवर्ल्ड का कोई नामो निशान नहीं है, यानी दाऊद का साम्राज्य बम्बई से पूरी तरह खत्म हो गया। इस वक्त दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपकर बैठा है। इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ ने भी कई बार दाऊद को पकड़ने की कोशिश की है, मगर दाऊद को पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट है, इसलिए दाऊद को कभी भी पकड़ा नहीं जा सका। और वैसे भी पाकिस्तान तो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए मशहूर है। दोस्तों, आपको इस कहानी का कौन सा किस्सा सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।